नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आप सभी के लिए मैं राजस्थान की सेकंड ग्रेड परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी सुन रहे होंगे, सबको पता होगा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज हो गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप इस बात को से हड़बड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस बात से व्यथित हो रहे हैं कि हम तो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सिलेबस चेंज हो गया तो अब हमारी तैयारी का क्या होगा, हमने पुस्तकें खरीद ली उनका क्या होगा। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपने जो पढ़ाई की है वो आपके लिए और भी उपयोगी सिद्ध होगी। किस प्रकार सिद्ध होगी, यह वीडियो के मध्य में चर्चा करेंगे। वीडियो के प्रारंभ करने से पहले ही आज हम चर्चा करेंगे आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो नया सिलेबस आया है उसके लिए तैयारी कैसी हो, रणनीति कैसी हो, इन सब पे तो चर्चा वीडियो के मध्य में करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी चीज में जब बदलाव होते हैं तो आप बस उसे इस देखिए कि सिलेबस में कुछ बदलाव हुए। ऐसा नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज होने का तो मतलब है कि पूरा के पूरा पाठ्यक्रम ही बदल दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज वही हैं जो आपकी पहले से थी। हाँ, कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनको हम आज की इस कक्षा में देखेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जो आप पढ़ चुके हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आप अभी भी दौड़ में, यदि आपने 9th से 12th की किताबें पढ़ भी ली हैं तो भी आप दौड़ में बाकी लोगों से आगे हैं। किस प्रकार समझेंगे। सबसे पहले आपका हिंदी साहित्य का, हिंदी विषय का जो सिलेबस आया है पूर्व के अनुसार इस बार भी 3 भागों में विभाजित है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। इसके अलावा दूसरा था स्नातक स्तरीय और तीसरा आपका खंड था हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। अभी भी आपका सिलेबस 3 खंडों में ही विभाजित है। हाँ, पहले प्रत्येक खंड के अंक निर्धारित किए गए थे सिलेबस में कि किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और वो कितने अंकों के होंगे। लेकिन इस बार एक व्यापक बदलाव यह है कि अंकों का निर्धारण पहले से नहीं किया गया, यानी कि गेंद पूरी तरीके से आरपीएससी ने अपने पास रखी है। ठीक है, किसी भी तरीके से वो इसका रेशो तैयार कर सकता है कि प्रथम खंड से कितने पूछेगा, सेकंड खंड से कितने पूछेगा और वो तृतीय खंड से कितने प्रश्न पूछेगा, कितने नंबर के प्रश्न पूछेगा। यह सब उसने अपने हाथ में आयोग ने रखा है। इसके अलावा एक यह आपका जो पेपर है यह 300 अंक का होगा। 150 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको इसके लिए मिलेगा। 2 घंटे 30 मिनट में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं जो 300 अंकों के होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये एक सामान्य जानकारी आपको मैंने सिलेबस के संबंध में दे दी। अब हिंदी विषय के सिलेबस पर हम व्यापक चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप आरपीएससी से या नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अथवा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा की भी यदि आप तैयारी करते हो तो आपके समस्त रचनाएं और सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में, अब तक जो प्लेलिस्ट है उसी में उपलब्ध हो जाएगा। बाकी जो नई चीजें जुड़ी हैं उनको हम जल्द ही प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर आपको क्या पढ़ना है, इन्होंने जो पॉइंट बनाकर दिए हैं उनको मैंने 12 पॉइंट के अंतर्गत विभाजित कर लिया है। देखिए, पहले वाला सिलेबस भी मैंने चैनल पे डाला था, उसे मैंने चैनल से हटा दिया है। आप लोगों से मैं आग्रह करूंगी जो नए परीक्षार्थी हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जब भी, मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी आप सिलेबस चेक करें तो जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड वाला सिलेबस है उसे चेक करें। यूट्यूब पे पुराने वीडियोस डले रहते हैं और उनको चैनल वाले डिलीट नहीं करते। जैसे कि नया सिलेबस जब आ जाता है तो जिन्होंने साल भर 2 साल पहले वीडियो बनाए वो उस वीडियो को नहीं हटाते हैं। इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि 10 मई 2022 के बाद के वीडियो ही आपको देखने हैं सिलेबस के लिए। अब आपका सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, अब क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने सिलेबस का वीडियो डाला था तो उसको मैंने बिल्कुल चैनल से हटा दिया है। ठीक है,
जब भी आप सेकंड ग्रेड के सिलेबस को सर्च करेंगे तो यही वाला सिलेबस चैनल पर प्लेलिस्ट में आपके सामने खुलेगा। चैनल पर सिलेबस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आपको सभी परीक्षाओं का सिलेबस मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको जरूर चेक करनी है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर सबसे पहले आपको व्याकरण का पार्ट दिया है। तो व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है आपको? वर्ण व्यवस्था, स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, तत्सम, तद्भव, विदेशी, और पहले देशज था, अब देशज को हटा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछ सकता, हटा तो दिया है, अब पूछेगा या नहीं ये आगे है। फिर है शब्द वर्गीकरण, व्याकरण आधारित विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय और भेद उपभेद। ठीक है, ये पहले भी था। स्पष्ट नहीं लिखा था लेकिन पूछा जाता था। व्याकरणिक कोटियों में है लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। ठीक है, शब्द रचना के अंतर्गत आपको पढ़ने संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय। शब्द ज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द अर्थात वन वर्ड। वाक्य रचना के लिए वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंग भेद और उपभेद। तो इनसे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछे जाते, अब भी पूछे जा रहे हैं, विशेष बात नहीं है। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण ये आप आसानी से कर लेंगे। विराम चिन्हों का प्रयोग, ये आप कह सकते हैं नया जुड़ गया है। अब थोड़ा थोड़ा नया तो आप इसको, ये पदक्रम है, अंग भेद है, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो ये टॉपिक उसमें आ ही जाते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां पहले भी थे और सॉरी अभी भी हैं आपके। अपठित गद्यांश और पद्यांश ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। तो ये आपका एक खंड हो गया। देखिए सिलेबस आप सबके पास प्रिंट आउट में आप निकाल लेंगे, वो कोई विशेष बात नहीं है। चर्चा हमें इस पे करनी है कि जो परिवर्तन हुआ है वो क्यों हुआ है, किस सोच के साथ हुआ है। देखिए बहुत अच्छा ये परिवर्तन है। अब तक आपके मन में यदि संशय था, क्योंकि एक साथ ही रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसीज आ गई हैं, परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा। अब इसीलिए ये जो नया सिलेबस आया है, आप देखेंगे कि ये सिलेबस आपकी अन्य परीक्षाओं के सिलेबस से मैच कर रहा है। यानी जब आप ये सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपकी फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी हो रही है, और आप जब इसका तृतीय खंड देखेंगे ना, हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, ये वाला खंड वही है जो आपके रीट परीक्षा के हिंदी विषय के सिलेबस में निर्धारित है। अर्थात यदि आपने रीट की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपका ये तीसरा वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पर ये जो व्याकरण का आपका पोर्शन लगा है, ये क्या तो रीट फर्स्ट ग्रेड, क्या सेकंड ग्रेड, ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें व्याकरण के प्रश्न नहीं आते। अर्थात आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इसके सिलेबस में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो डीपली आपको अध्ययन करना पड़ेगा। प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वह बढ़ जाएगा, लेकिन टॉपिक तो आपको ये रीट के लिए भी तैयार करने थे और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी तैयार करने थे। तो फिर कैसा संशय आपके मन में, फिर घबराहट क्यों कि क्या बढ़ गया, क्या घट गया? थोड़ा सा ही तो बदलाव हुआ है, और जो बदलाव हुआ है, जो भी बदलाव हुआ है वो बहुत ही सकारात्मक है। सबसे अच्छी बात 9th to 12th की किताबों का जो आपको पढ़नी थी वो अब आपको नहीं पढ़नी है। 9th to 12th जो यहाँ पर खंड इसका अ और आ के रूप में पुराने सिलेबस में दी हुई थी, खंड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के खंड ब में जो आपको पढ़ना था 9th to 12th की पुस्तकें, वो अब आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन यदि आपने अब तक पढ़ ली हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आपका इसके बाद जो आपका सिलेबस है खंड 2 जिसमें स्नातक स्तर का सिलेबस है, वहां जब हिंदी साहित्य के इतिहास पे हम चर्चा करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि वो किस प्रकार आपके लिए फायदेमंद है। आइए देख लेते हैं खंड 2। देखिए सिलेबस में फिर कहा वो तो आप किसी भी शॉप पे जाके प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, लेकिन विशेष चर्चा इस बात पे है कि तैयारी में क्या आपको और जोड़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, अब शब्द शक्तियां, भेद व उदाहरण हमें पहले भी पढ़ना था, ये स्नातक स्तरीय खंड 2 का है। काव्य में रीतियां, काव्य गुण, काव्य दोष हम पहले भी पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ना है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसके अंतर्गत श्रुतिकटत्व, ग्रामत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमित और दुष्क्रमत्व, ये काव्य दोष आपको पढ़ने हैं।
अलंकारों की बात करें तो श्लेष, उपमा, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास और मानवीकरण पढ़ने। छंद में द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई पढ़नी है। रस में रस का स्वरूप, रसावयव, रस के भेद, ये आपको पढ़ना है। तो ये पहले भी पढ़ना था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यदि आप ये तैयार कर लेते हो तो आपका फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी इसके साथ हो जाएगी। ये आपका भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हो गया। फर्स्ट ग्रेड में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक और जुड़ जाएंगे, तो आपका देखें तो ये सिलेबस सरल हो गया ना। अब खंड 2 का यानी स्नातक स्तर का जो खंड 2 का ब है, दूसरा वाला पॉइंट है, उसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ जी, इसमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। नामकरण एवं काल विभाजन, यहीं से हमारा इतिहास प्रारंभ होता है। आदिकाल की काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं, रचनाकार पढ़ने हैं। भक्ति काल के भी आपको काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचना और रचनाकार पढ़ने। रीति काल के भी प्रमुख प्रवृत्तियां, काव्य धाराएं, प्रमुख रचना और रचनाकार भी पढ़ने ही हैं। फिर आधुनिक काल में आपको पद्य का विकास पढ़ना है और आधुनिक काल में गद्य का विकास भी आपको पढ़ना है। पद्य की जब बात करते हैं कविता की, तो पद्य की कविता में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता आपको पढ़नी है। गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, इनका विकास किस प्रकार हुआ यह आपको पढ़ना है। अब अच्छा क्या हुआ है, देखिए, यदि आपने 9th to 12th की किताबें पढ़ ली हैं तो ये जो आपकी है ना प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, ये, और इसमें पद्य के अंतर्गत आपने कविताएं पढ़ी हैं, गद्य के अंतर्गत उसमें लगे हुए आपने जो है संस्मरण है, कहानियां ये पढ़ी हैं, तो आपके लिए इस वाले पोर्शन को तैयार करना आसान हो गया और इस पर आपकी पकड़ भी मजबूत हो गई। क्योंकि पाठ के प्रारंभ में जहां आपके जैसे आपने 9th to 12th की किताबें पढ़ ली हैं या खरीद ली हैं, अगर आपके पास हैं, फेंकनी नहीं है। जो पाठ परिचय, कवि परिचय दिया हुआ है, पाठ परिचय दिया हुआ, उसको संक्षिप्त रूप में पढ़ लीजिए। प्रश्न वहीं से ही पूछे जाएंगे क्योंकि जो कवि आपके लगे हुए वो हिंदी साहित्य के कवि ही हैं और ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो जब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो कवि और उनकी रचनाओं की हम बात करते हैं तो वो पाठ परिचय अब भी आपके काम में आने वाला है। इसके अलावा आपको अब जब आप सेकंड ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे तो 9 to 10th पढ़ाना भी तो है, फर्स्ट ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे तो 11 12th को पढ़ाना भी तो है, तो आपके काम आएंगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका समय बर्बाद हो गया? नहीं, बल्कि आपका इस वाले पोर्शन पर मजबूत पकड़ हो गई। बाकी के विद्यार्थी केवल रट के जाएंगे कि ये प्रेमचंद की रचना है, ये महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन आप उसमें से कुछ पढ़कर भी जाएंगे। यदि उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया बाई चांस, तो बाई चांस क्यों, वो तो पूछेगा ही, क्योंकि साहित्य का इतिहास आपके सिलेबस में, तो आप उसको सही करके आएंगे। आपकी संभावना ज़्यादा है थोड़ा गहराई में। हाँ, लेकिन जो आप इसमें पहले सेकंड ग्रेड के लिए जैसे मैंने कहा था कि सरल इतिहास पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। कोई भी सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे की बुक से जैसे हमने इसमें टॉपिक करे हैं, ठीक है, ये रस वाला टॉपिक है, आपका अलंकार है, ये छंद हैं, ये सब हमने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक से कर लिए थे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके नोट्स भी हम करेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप बुक से मूल्यांकन तो कर सकते हैं, रिवीजन तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी परीक्षार्थियों को ये समझाना चाहूँगी कि अब आपका स्तर बढ़ जाएगा। अब आपको जो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे थे पुस्तकें, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ऊपरी जानकारी से, अब सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा, आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। अब प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा। यदि 9th to 12th की किताबों में कम से कम आपको 150 से 200 के मध्य में ही चैप्टर रहे होंगे, आपके 160 170, वो चैप्टर हटा दिए हैं, तो वो जो समय है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को आप दीजिए, और देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो समय जो वहाँ बच रहा है उसे यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि इसका कठिनाई स्तर बढ़ गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके साथ ही आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो जाएगी। अगर आप कॉलेज लेक्चरर दे रहे हो तो वो भी तैयारी इसी के साथ हो जाएगी आपकी, ठीक है। किताब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। फिर आपको फर्स्ट ग्रेड में अलग और कॉलेज लेक्चरर में अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही बुक आपके लिए पर्याप्त हो जाएगी। बुक खरीदना चाहें आपकी मर्जी है, नहीं खरीदना चाहें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सरल इतिहास पुस्तक पूरी उपलब्ध है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा उपलब्ध है। मेरे साथ पढ़ने से सुविधा ये रहेगी कि उसमें मैंने हाईलाइट करवा रखा है जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जहां से आगामी परीक्षा में बन सकते हैं। तो अगर आप पढ़ते हैं तो उनको आप रजिस्टर में नोट डाउन करते रहें, उससे बाहर नेट परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि नेट के पुराने पेपर हम चैनल पे सॉल्व कर चुके हैं।
अब बात करें इसके स की, इसका जो खंड है इसी वाले स्नातक स्तरीय में, तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, ये सब पहले लगा हुआ था। ये देवनागरी लिपि वाली आपकी पहले आगे पॉइंट बना के लिख रखा था, अब इसको इसमें दे दिया है। बाकी हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय, भाषा का विकास, उद्भव, ये देवनागरी लिपि पहले भी था, अब भी है, कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, स्नातक स्तरीय में आपकी जो रचनाएं लगी हुई थी उनको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। कबीर ग्रंथावली में साखी के प्रथम 5 अंक पहले भी पढ़ने थे, 5 अंक और प्रथम 10 पद, ये श्याम सुंदर दास की पढ़नी है, पहले भी पढ़ने थे, अब भी पढ़नी है और हम पढ़ रहे हैं। चैनल पे मैं करवा चुकी हूँ, पर आपके 4 अंक पूरे हो गए हैं, उसके आगे का अभी सिलेबस चल रहा है, तो आप उसको देख लीजिए। तुलसीदास के रामचरितमानस का बालकांड पहले भी पढ़ना था, अब भी पढ़ना है, इसमें कोई व्यापक जो है बदलाव नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, आपको ये जो मैं देवनागरी लिपि वाला बता रही थी ये पहले भाग 1 में था, अब इसको स्नातक स्तरीय में कर दिया है, बस इतना ही चेंज है, बाकी पढ़ना पहले भी था। ठीक है, अब इसको खोल लेती हूँ मैं। हाँ जी, रामचरितमानस का बालकांड पहले भी पढ़ना था। देखिए मेरे पास ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, तो मैं यहीं से आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं इसको मैं देख ले रही हूँ। तो भ्रमर पहले भी पढ़ना था, अब भी पढ़ना है, कोई चेंज नहीं है। सूरदास के भ्रमर गीत के प्रारंभिक 20 पद शुक्ल के पहले भी पढ़ने थे, अब भी पढ़ने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मीराबाई की मीरा पदावली, परशुराम चतुर्वेदी के प्रथम 20 पद पहले भी पढ़ने थे, अब भी पढ़ने हैं, कोई बदलाव नहीं है। बिहारी रत्नाकर के प्रथम 20 दोहे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अब भी पढ़ने तो हम तो पढ़ चुके हैं ना, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप चेक कर लीजिए जो नए विद्यार्थी हैं। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के 20 पद प्रारंभिक पहले भी पढ़ने थे, अब भी पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन अंतर यह है कि पहले संपादक नहीं दिया था, वीर सतसई के दोहे तो पढ़ने थे, लेकिन इस बार स्पष्ट कर दिया है कि जो किताब आपको पढ़नी है वो पढ़नी है नरोत्तम स्वामी की किताब पढ़नी है, जिसके संपादक है नरोत्तम स्वामी, लेखक है नरेंद्र भानावत, लक्ष्मी कमल। तो इनकी जो प्रकाशित बुक है वीर सतसई वो ही आपको लेनी है, ये इसके लिए बाध्य कर दिया गया, पहले ऐसी बाध्यता नहीं थी। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र पहले भी पढ़ना था, अब भी पढ़ना है। हाँ, कामायनी में बदलाव हो गया है। कामायनी का पहले, जैसा कि हम जानते हैं, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, तो पहले कामायनी का सबसे अंतिम सर्ग आनंद सर्ग सिलेबस में था, अब वो हटा दिया है, और कामायनी का जो दूसरा सर्ग है या तीसरा सर्ग है श्रद्धा, वो अब हमें पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा चैनल से। इसके अलावा आगे की आसाध्य वीणा कविता थी, वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, आसान रहेगा आगे के लिए। आसाध्य वीणा कविता हटा दी गई है, आगे की आसाध्य वीणा कविता को हटा दिया गया है, उसकी जगह कुछ नहीं जोड़ा है। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भाग के उत्साह, श्रद्धा एवं भक्ति, लोभ एवं प्रीति, तीनों निबंध पहले भी पढ़ने थे, अब भी पढ़ने हैं और हम पढ़ चुके। हिंदी नेटशाला चैनल पर रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध, इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सभी निबंध मिल जाएंगे। मोहन राकेश का लहरों का राजहंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम तो ये पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मिलेगा आपको हिंदी बुकशाला पर। हिंदी बुकशाला चैनल आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आपको सभी किताबें मिल जाएंगी। सभी किताबों से मेरा तात्पर्य, अगर आप फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा दे रहे हो, या आप BA MA कुछ भी कर रहे हो, आपके सिलेबस में जो हिंदी साहित्य के उपन्यास, नाटक, कहानी वगैरह लगे हुए हैं ना, वो सब आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएंगे। तो लहरों के राजस, वैसे इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो के साथ, वो ज़रूर चेक करें, वहाँ मैं आपको लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ लिंक पर जाकर इसे ओपन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट चेक करें और नियमित पढ़ाई करें, एकदम मस्त होकर, बिल्कुल चिंता त्याग दें। एक जो नई रचना जुड़ी है वह है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की खून का टीका। यह रचना नई है, इसको हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा देखिए नेटशाला पर हम तैयारी करेंगे, नोट्स वगैरह करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स करेंगे और कविता करेंगे। तो कविता, लेकिन जब गद्य का पोर्शन आएगा तो हम उसको बुकशाला पर पढ़ेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को कवर कर लें। 9 to 12 की बुक भी मैं बुकशाला पर आपको पढ़ाती, लेकिन अब वो तो पढ़ानी नहीं है, तो उसको छोड़कर अब खून का टीका ये मैं आपको हिंदी बुकशाला पर उपलब्ध करवा दूंगी। अभी हिंदी बुकशाला पर मेला आंचल चल रहा है, तब तक आप लहरों के राजहंस और बाकी चीज़ें देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं कहानियों की। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहले से थी, अब भी पढ़नी है, बाकी 3 चेंज हो गई है। पूस की रात प्रेमचंद की सभी से जानते हैं, मैं
करवा दूंगी। हिंदी बुकशाला पर आपको पूस की रात मिल जाएगी। पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज की कहानी है, नई जुड़ी है, इसको भी मैं आपको हिंदी बुकशाला पर करवा दूंगी। ठीक है, तो ये आपको हिंदी, एक ही चैनल है बुकशाला, वो नहीं देखना है, आपको देखना है हिंदी बुकशाला। ठीक है, तो हिंदी बुकशाला पर मिल जाएगी। इसके अलावा उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा की कहानी है। अब क्योंकि ये कॉलेज लेक्चरर के नए सिलेबस में पिछली बार ऐड हुई थी, तो उजाले के मुसाहिब कहानी का सारांश और पूरी कहानी आपको इसी चैनल पर हिंदी नेटशाला पर मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये 3 कहानी आपकी नई जुड़ी हैं। आपकी एक और जिंदगी, परिंदे और लक्ष्मी कैद है, 3 हटके, ये 3 नई जुड़ गई हैं। तो ये भी अच्छा है, आपका कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस तैयार हो रहा है इसके साथ। ठीक है, अब आपका जो तीसरा भाग है खंड 3, उसमें व्यापक बदलाव हो गया है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अब ये तो पुराना वाला सिलेबस हटा देते हैं, बस नए वाले पे ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छी बात क्या है कि यदि आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका खंड 3 रीट परीक्षा में के तैयारी में ही कंप्लीट हो जाएगा। रीट परीक्षा आपकी 23 जुलाई को है। 23 जुलाई से पहले ही आप इसे क्लियर कर लेंगे, इसे कवर करेंगे, इसे पढ़ेंगे, और जो फर्स्ट खंड है व्याकरण का, वो भी आप रीट के लिए तैयार करेंगे ना, तो 2 भाग आपके रीट के काम आ गए। और जो आपका इतिहास वाला पोर्शन है सेकंड खंड, और जो रचनाएं हैं, वो सब आपको फर्स्ट ग्रेड में काम आने वाली हैं, वो सब आपको कॉलेज लेक्चरर में काम आने वाली हैं। परीक्षा तो आरपीएससी साथ में करवा रहा है, लेकिन ये जो मन में संशय था कौन सी परीक्षा के फॉर्म भरें, कौन सी के नहीं भरें, ये संशय भी दूर कर लीजिए। अगर परीक्षा में 2-2, 3-3 महीने का भी अंतर है और राजस्थान जीके पर आपकी पकड़ मजबूत है, तो मैं जो आपको पहले कहती थी कि 1 से 2 परीक्षाओं को से ज़्यादा फॉर्म मत भरिए, मैं अब आपसे कह रही हूँ कि आप सभी परीक्षाओं के फॉर्म डालिए। आप सेकेंड ग्रेड का भी डालिए, आप फर्स्ट ग्रेड का भी डालिए, रीट का भी डालिए, कॉलेज लेक्चरर का भी डालिए। लेकिन आपका जो फर्स्ट पेपर है राजस्थान जीके, यदि उस पर आपकी पकड़ मजबूत है तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में अब बहुत ज़्यादा समानता हो गई है। ठीक है, हाँ, कुछ कठिनाई स्तर बढ़ रहा है, तो क्या है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो रही है और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी हो रही है। आइए वापस लौट आते हैं। हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियों के अखंड में पढ़ना है। भाषाई कौशल के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण, श्रवण, उच्चारण, वर्तनी और वाचन, स्वर, सस्वर व मौन। अभिव्यक्ति में आपको लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति के विषय में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण विधियां, अब सभी शिक्षण विधियां आ गई हैं आपकी। पाठ योजना निर्माण, इकाई व दैनिक पाठ योजना का निर्माण, बस। पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, इन सब की जानकारी आपको करनी है। इसके अलावा भाषा शिक्षण में आखंड में है। भाषा शिक्षण में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, सहायक सामग्री का उपयोग, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत व समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत पाठोपरांत मूल्यांकन। तो ये आपका बीएड वाला पूरा पोर्शन हो गया। शिक्षण विधियों में खेल कर गए आपके साथ, ध्यान दिया आपने, इन्होंने यहाँ पर शिक्षण विधियों को डिस्क्राइब ही नहीं किया है, व्याख्या ही नहीं करी है। जितनी भी शिक्षण विधियां वो उसमें से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये आपका रीट का बहुत अच्छे से पोर्शन जो आप तैयार करेंगे, उसको और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा सेकेंड ग्रेड के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैं दे पाई होंगी। और आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से आप स्नातक स्तरीय वाला पाठ्यक्रम है उसे तैयार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में पूरा करवा चुकी हूँ और मैं आपको चैलेंज करती हूँ, क्योंकि जब आपका पेपर हो जाएगा तो इसी चैनल पे उसे मैं सॉल्व करवाऊंगी। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के बाहर जो मैंने व्याख्यात्मक तरीके से आपको कराई है, 1-2 पॉइंट जो अन्य तरीके से भी मुझे मालूम है, वो भी मैं आपको बुक पढ़ाते समय क्लियर करवाती हुई चली। उससे बाहर आपका ना तो फर्स्ट ग्रेड जाएगा, ना कॉलेज लेक्चरर जाएगा, और ना ही ये सेकंड ग्रेड का कठिनाई स्तर जो बढ़ गया है वो नहीं जाएगा। अब अंक कितने, कौन से पोर्शन से कितने अंक पूछेगा, कितने अंक का प्रश्न पूछेगा, कितने अंक का प्रश्न पूछेगा, ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अंधेरे में तीर चलाने के समान होगा। उसने अगर अंकों का वर्गीकरण आयोग ने नहीं किया है तो किसी विशेष व्यूह रचना के तहत ही नहीं किया है। या तो हो सकता है कि कुछ दिनों में वो अंकों का विभाजन करके हमें बता दें या सूचित करें या इस संबंध में कोई नोटिस जारी करें, और बाकी हमें अपनी तैयारी पूरी दृढ़ता से करनी है। मिलती हूँ कल आपको सिलेबस की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक आप प्लेलिस्ट से आपका स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम को तैयार कीजिए, उसके लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता आपको नहीं है। धन्यवाद, इतनी देर से आप पूरा वीडियो सुन रहे थे ध्यानपूर्वक, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।